हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का यूनिट नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, यूनिट नंबर 1 पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जो कि आपके यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने आपको समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में आपको पढ़ा दिया है। देखिए कितने टॉपिक हैं आपके समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र, एक विज्ञान, उदय एवं विकास। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहला समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, ये 3 टॉपिक मैंने आपका इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। और आज का वीडियो आपका दूसरा वीडियो है यूनिट नंबर 1 का, जिसमें हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का उदय एवं विकास, कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस तरह से हुई, समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, एक टॉपिक आपका रह जाएगा विषय क्षेत्र, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यूनिट नंबर 1 पर 3 वीडियोज़ आएंगी और इसी तरह आपके यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पर पूरी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूंगी, प्लेलिस्ट बना दूंगी। यूनिट इंग्लिश लिटरेचर की भी क्लास चल रही है और अदर चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हैं अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, मॉडल पेपर की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी यहाँ पर आपकी कराई जाती है। तो देखिए, हम देखेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं उसका विकास कैसे हुआ। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के फादर हैं और उन्होंने ही एक सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र को विकसित किया और समाजशास्त्र को नाम दिया समाजशास्त्र। तो आखिर किस तरह से ये चरण बनता गया और 1838 में ऑगस्ट काम्टे के द्वारा ये नाम दे दिया गया। तो ये 4 चरणों में पढ़ सकते हैं हम, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण में आकर ही ऑगस्ट काम्टे ने क्या किया, सोशियोलॉजी को नाम दे दिया, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। तो हम प्रथम चरण से पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, पिछली वीडियो में हमने समाजशास्त्र के बारे में पढ़ा है, समाजशास्त्र के बारे में पढ़ा, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है हमने, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय काल का क्या प्रभाव पड़ा समाज पर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो हम जैसा कि जान रहे हैं कि देखिए, प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो देखिए, समाज में पहले धर्म को ही प्रमुखता दी जाती थी और धर्म के आधार पर, परंपरा के आधार पर लोग सोचते थे। समाज में लोग तार्किक नहीं थे, मतलब तर्क के आधार पर कोई चीज़ नहीं देखते थे, न सोचते थे, न समझते थे। बस धर्म और परंपरा के आधार पर लोग समाज में रहते थे और सोचते थे। तो प्रथम चरण की बात की जाए तो समाजशास्त्र का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, तो सबसे पहले यूनानी जो विचारक थे, उन्होंने आज से काफ़ी वर्ष पहले सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन किया है, जिसमें यूनान के विद्वान प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में समाजशास्त्र के बारे में बताया है। समाजशास्त्र का मतलब कि समाज के बारे में बताया है। देखिए, एकदम सूक्ष्म तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है समाज के बारे में। तो वही आगे चरण बढ़ता बढ़ता समाजशास्त्र का नाम दिया गया 1838 में ऑगस्ट काम्टे के द्वारा। तो उसके अलावा जो अरस्तु के शिष्य, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, उनकी बुक है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, नाम याद रखिएगा। प्लेटो की बुक रिपब्लिक में उन्होंने समाज के बारे में बताया और अरस्तु ने अपनी बुक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में अनेक सामाजिक घटनाओं, प्रथाओं, स्त्रियों की स्थिति, पारिवारिक संबंधों तथा सामाजिक संहिताओं का भी वर्णन किया था। और इन विद्वानों ने विचारों में स्पष्टता का अभाव था। ये जो विद्वान थे, इनके जो भी विचार इन्होंने दिए समाज के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में, तो उसमें कहीं ना कहीं स्पष्टता का अभाव था कि चीज़ें एकदम सही क्लियर नहीं हो पा रही थी। और उस समय के समाज में धर्म का अधिक प्रभाव था, अतः सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सका उस समय में। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रथम चरण में यूनान के ये दोनों विद्वान प्लेटो और अरस्तु ने समाजशास्त्र के बारे में अपनी पुस्तकों में बताया है, लेकिन तब भी उस समय में धर्म को ही अधिक महत्व था और परंपरा के आधार पर लोग सोचते थे, ना कि तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर। अब हम आते हैं द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो
छठी शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का जो काल था, समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। इसमें जो विद्वान थे, यहाँ पे नाम देखिए नोट किया है मैंने, एक्यूनस एवं दाते इस समय के समाजशास्त्री थे, विद्वान थे। देखिए इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है सामाजिक प्राणी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इन विद्वानों ने क्या बताया, अपने विचार दिए कि मनुष्य समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। और देखिए समाज द्वारा समाज, मनुष्यों के द्वारा समाज का परिवर्तन, यानी कि इस द्वितीय चरण में आते आते लोग सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए अब तर्क को भी स्थान देने लगे। जैसा कि प्रथम चरण में मैंने आपको बताया कि यहाँ लोग धर्म को महत्व देते थे, परंपरा को महत्व देते थे और तार्किक दृष्टि से नहीं सोचा करते थे। मगर द्वितीय चरण में आते आते वहाँ के लोग का मतलब समाज में रहने वाले लोगों ने क्या किया कि धर्म के आधार पर, अब तर्क के आधार पर भी जो समाज के अंदर समस्याएं होती हैं उनको समझने के बारे में सोचा कि हमें अपने विचारों के आधार पर भी समस्याओं को समझना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो समाज को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझना, कि समाज को इसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा समझा गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय चरण था इसमें तर्क को भी स्थान दिया गया और इसी काल में समाज को परिवर्तनशील माना गया कि समाज में परिवर्तन हो सकता है और साथ ही परिवर्तन के पीछे कुछ निश्चित नियम, सामाजिक क्रियाएं एवं शक्तियां भी कार्य करती हैं। इस समय सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने के लिए उस विधि के प्रयोग पर जोर दिया गया जिसका प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं एवं तथ्यों को समझने हेतु किया जाता था। अब समाज के अध्ययनों में कार्य कारण संबंधों पर भी जोर दिया जाने लगा। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया द्वितीय चरण में, कि यहाँ पर अब समझा गया कि समाज परिवर्तनशील है, समाज में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक समाज धर्म के आधार पर सीमित है, यहाँ पे तार्किकता को भी स्थान दिया गया और समाज में परिवर्तन हो सकता है और मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है जो समाज को बदल सकता है। और आप देखिएगा समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण सबसे इम्पॉर्टेंट चरण है समाजशास्त्र की उत्पत्ति का और उसके विकास का, क्योंकि तृतीय चरण वो समय है जब पुनर्जागरण काल, यानी कि जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ उसी समय को तृतीय चरण कहा जाता है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में। तो देखिए इस अवस्था का प्रारंभ जो है 15वीं शताब्दी से माना जाता है और इसी समय के जो प्रमुख विद्वान हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया। और सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था इसमें इन लोगों ने बताया कि समाज, इसमें मनुष्य का रहन सहन, मनुष्य का व्यवहार कैसा हो सकता है, समाज में मनुष्य का रहन सहन कैसा है, मनुष्य का संबंध आदि के बारे में उन्होंने अपने सामाजिक समझौता के सिद्धांत में बताया। देखिए उसके अलावा जब पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, तो पुनर्जागरण से पहले क्या था, ये मैंने आपको बताया कि धर्म को महत्ता दी जाती थी, धर्म का प्रभाव अधिक था। जब जो धार्मिक गुरु जो कह देते थे वही बात लोग सही मानते थे और उसी के आधार पर कार्य किया करते थे, खुद के विचार नहीं लगाते थे, खुद नहीं कुछ सोचते थे। लेकिन पुनर्जागरण जब हुआ तो पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, फिर से जीवित होना। तो लोग जीवित हो उठे, लोगों ने अब वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना शुरू कर दिया और जो पुरानी परंपराएं, धर्म के आधार पर जो सोच थी, लोगों ने उसको पीछे छोड़ दिया पुनर्जागरण होने के बाद और नए वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना शुरू किया, अपने नए विचारों को महत्व दिया। तो इस तरह से जो तीसरा चरण है वो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान है, क्योंकि इस समय के विद्वान आप याद रखिएगा हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने जो था सामाजिक समझौते का सिद्धांत पेश किया। और ये जो तृतीय चरण है इसको समाजशास्त्र की उत्पत्ति की वास्तविक नींव मानी जाती है। तो देखिए आप ये याद रखिएगा कि तृतीय जो चरण था वो समाजशास्त्र की उत्पत्ति का वास्तविक नींव उसको कहा जाता है
और देखिए 17वीं और 18वीं सदी में समाजशास्त्र को जन्म देने वाली जो परिस्थितियां थी, उन्होंने यूरोप में विश्व की गतिविधियों तक आते आते विचार दर्शन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। और देखिए 18वीं सदी आर्थिक क्रांति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युग में मांग की जाने लगी कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। और देखिए जो महान अर्थशास्त्री स्मिथ थे, उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र को एक दूसरे से पृथक कर दिया। और स्मिथ के अलावा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें भी कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के बारे में बताया गया। और देखिए स्मिथ ने तो बता ही दिया कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, और क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं तृतीय चरण में काफ़ी ज़्यादा समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो चुकी थी। उसके अलावा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी पेश किया गया। तो इस तरह आप याद रखिएगा, तृतीय चरण में समाजशास्त्र का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। अब हम चतुर्थ चरण की बात करते हैं, तो देखिए चतुर्थ चरण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों एवं दार्शनिकों ने सामाजिक समस्याओं का अध्ययन आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करके किया। और देखिए 1838 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में बता दिया कि जो समाजशास्त्र है, जिसे आज तक अर्थशास्त्र या जैसे कि उसका एक शाखा मानते आ रहे हैं, तो वो उससे काफ़ी अलग है। समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, समाज के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है कि ऑगस्ट काम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करके इसकी पूर्ति की कि समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट है, और समाजशास्त्र जैसे विशाल विषय का आधार ऑगस्ट काम्टे का ही चिंतन है, यानी उन्हीं का विचार है कि उन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया। देखिए आपने पहले सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र में अंतर स्पष्ट किया। किसने? समाज शास्त्र के पिता ऑगस्ट काम्टे ने सबसे पहले जो सामाजिक दर्शन है और समाजशास्त्र है उनमें अंतर विकसित किया, और समाजशास्त्रीय प्रणालियों का भी इन्होंने विकास किया। देखिए फ्रांस की राज्य व जो औद्योगिक क्रांति थी, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, उसका भी कहीं ना कहीं अधिक प्रभाव था, जिससे समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित कर दिया गया 1861 में। और जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत था वो भी कहीं ना कहीं इसके विकास में भूमिका निभाता है। और तो देखिए जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, कहने का मतलब ये है कि ऑगस्ट काम्टे ने ये भी बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के सामाजिक घटनाओं का वैश्विक तरीके से प्रत्यक्ष विधि द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि समाजशास्त्र को अब समाज के अंदर की घटनाओं को अलग रूप से एक अलग विषय के रूप में हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम बेशक समाजशास्त्र के अंदर समाज की सारी घटनाओं, समस्याओं, हर चीज़ का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के विद्वान स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर अपनी रचना सिंथेटिक फिलॉसफी के एक भाग प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में काम्टे के रूप देने का प्रयत्न किया। और सबसे पहले येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन यापन का भी कार्य शुरू किया गया। और फ्रांस में दुर्खीम, मैक्स वेबर, ये लोग भी महान विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में और उसके काफ़ी योगदान दिया है। तो इस तरह से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहले समाजशास्त्र नाम किसने दिया, तो ऑगस्ट काम्टे ने दिया 1838 में, इसलिए ऑगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ अब आप समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं उसके विकास के चरण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और बिल्कुल फ्री में आप अपने हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके पास बुक सीरीज़ कुछ भी नहीं है तो भी यहाँ पर आपको आपके सारे नोट्स एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।